नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पे हूँ। ये स्टेशन कोरोना और उसके बाद हुए भयावह पलायन की त्रासदी के गवाह है। सरकार के लिए मजदूरों का अज्ञातवास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सरकार मजदूरों को पलायन की व्यवस्था से रोकने के लिए अक्षम साबित हुई है और कोई भी लोकतंत्र में जनमत का दबाव सरकार को लोक कल्याणकारी भूमिका निभाने के लिए मजबूर करती है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आ रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, पलायन मुद्दा तो है, लेकिन जनता इसके लिए व्यवस्था को दोषी नहीं मानती है। व्यवस्था विरोधी कोई माहौल नहीं है। यदि चुनाव सरकार के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा है और उसमें यदि सरकार कोरोना और उसके बाद भयावह पलायन की त्रासदी में उसकी शर्मनाक भूमिका रही है और यदि आप इसके लिए व्यवस्था को जिम्मेदार नहीं मानते हैं तो एक तरह से आप व्यवस्था को खारिज कर रहे हैं। और व्यवस्था को तो जंगल भी खारिज नहीं करता है। कोई भी चुनाव या तो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता है या बदलने के लिए होता है, व्यवस्था खारिज करने के लिए नहीं होता है। तो व्यवस्था बनी रहे। चुनाव में सरकार, चुनाव के बाद जो सरकार आती है वो लोक कल्याणकारी भूमिका में बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर से उन तमाम बातों को एक बार याद करें जो कोरोना और उसके पलायन में मजदूरों को भुगतना पड़ा था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर 2020 तक कर दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अगले 5 माह तक 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। बेशक ऐसी योजना शायद दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है। सरकार इस मद में 90,000 करोड़ अतिरिक्त राशि खर्च करेगी। ये निहायत जरूरी भी है क्योंकि कोरोना विस्थापन के दौर में मजबूर गरीब मजदूर अपना घर अपनी पीठ पर लादे यात्रा कर रहा था। व्यवस्था उदासीन बनी रही, हृदय विदारक दृश्य था, दर्द सड़कों पर बह रहा था, दुखों का कहानियां नियति बन गई थी। यह सब याद करने के कारण यह है कि क्या 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास के समय अर्जुन पहचान लिए गए, ऐसा दावा दुर्योधन ने किया था। भीष्म पितामह के कहने पर पंडितों ने पंचांग देखकर निर्णय दिया कि अज्ञातवास पूरा होने के बाद अर्जुन पहचान लिए गए। तो क्या इन गरीबों का अज्ञातवास पूरा हो गया है? सरकार अब इन्हें पहचान लेगी। संशय इसलिए भी है कि इसी योजना के पहले भाग में सरकार ने हर माह 8 करोड़ लोगों को बिना राशन कार्ड के 2 माह का मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, पर मई जून 2020 में सिर्फ 1 करोड़ 86 लाख लोगों तक लाभ पहुंच पाया। भारतीय खाद्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत आवंटित अनाज में मई 2020 में 13.5% और जून 2020 में 9.9% खाद्यान्न लाभार्थियों तक पहुंचा है। यानी गरीबों का अज्ञातवास जारी है, वह अभी भी नहीं पहचाने जा रहे हैं। फिलहाल सरकार द्वारा 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में नवंबर 2020 तक राशन देने की योजना में थोड़ी समझदारी और थोड़ी होशियारी भी है। पिछले साल का अनाज अभी भी पड़ा है। फिलहाल 80 करोड़ टन अनाज गोदाम में है और इस साल किसानों से रिकॉर्ड खरीद हो रही है। अनाज के रखरखाव पर खर्च उसके क्रय मूल्य से बढ़ता जा रहा है। यही मौका है गोदामों को नई आमद के लिए खाली करें। इससे सरकारी घाटा तो कम होगा और संकट में अनाज की खपत भी होगी, वह मिसाल बनेगी। अर्थशास्त्री जांद्रेस भी अनाज बांटने की बात कह चुके हैं। वैसे भी आगे बिहार में चुनाव है और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर उपचुनाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री की घोषणा के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनके प्रदेश में गरीबों को जून 2021 तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। एक बात स्पष्ट है कि राज्यों को अनाज केंद्र से मुफ्त मिला था और इसका काम बगैर किसी औपचारिकता के मजदूरों को 5 किलो प्रति व्यक्ति की दर से बांट देना था। लेकिन 11 राज्य ऐसे रहे जिनकी सरकारों ने अपने कोटे का कुल अनाज का मात्र 1% ही बांटा। लोकतंत्र में जनमत का दबाव इतना होता है कि राज्य का कल्याणकारी भूमिका में आना मजबूरी होती है, लेकिन अपने देश में यह गलत साबित हो रहा है।
यहाँ राशन नहीं पहुँच सकता, वहाँ टीवी लगाकर भाषण पहुँचा रहे हैं। महामारी से तो जनता स्वयं लड़ ही लेगी। तालाबंदी के 5 महीने बाद भी 80,000 करोड़ टन मुफ्त अनाज में से महज 1/4 प्रवासी मजदूरों में बंट पाए हैं। ऐसा सिर्फ प्रवासी श्रमिकों के साथ नहीं हुआ। जाने माने अर्थशास्त्री रितिका खेरा और जांद्रेज के अनुमानों के मुताबिक सामान्य समय में भी करीब 10 करोड़ भारतीय पीडीएस के हकदार होने के बावजूद इसका लाभ नहीं उठा पाते, यानी इसके पास राशन कार्ड नहीं है। इन सब बातों को छोड़िए, सरकार से जब संसद सत्र में पूछा गया कि कोविड के कारण हुए तालाबंदी के दौरान पलायन कर रहे कितने प्रवासी श्रमिकों की मौत हुई, तो इस पर सरकार ने जवाब दिया कि इस बात का आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। पोलिश कवियत्री विश्वावा सिम्बोर्स्का की एक कविता है, हमारी सदी की एक पंक्ति, लेकिन अफसोस इस सदी में इंसान अच्छा और ताकतवर एक साथ नहीं हो सका। तालाबंदी के कारण शहरों से अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी श्रमिकों को अपने ही राज्य में सरकार द्वारा काम देने का वादा किया गया, लेकिन अब तालाबंदी के 6 माह बाद गांव में रोजगार नहीं मिलने और कमाई घटने से 70% प्रवासी मजदूर फिर से शहर लौटने को तैयार हैं। एक सर्वे से पता चला है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ के नियमित वेतन या मजदूरी पाने वाले प्रवासी मजदूर सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। सर्वे के अनुसार शहरों से पलायन करने के चलते प्रवासी मजदूरों की आय 85% कम हो गई। वहीं यूपी और झारखंड के प्रवासी मजदूरों की आय 94% कम हुई। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि सिर्फ प्रवासी मजदूरों की नहीं, बल्कि छोटे स्वरोजगार में लगे 86.29% कामगारों की आय घटी है। सर्वे के अनुसार प्रवासी पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु 26 वर्ष व 27 वर्ष है। सर्वेक्षण में शामिल प्रवासी राज्यों में 25 वर्ष की औसत आयु के साथ छत्तीसगढ़ के प्रवासी सबसे कम उम्र के हैं व 23 वर्ष की औसत आयु के साथ सबसे कम उम्र की महिला है। सीएमआई ने सितंबर 2020 में बेरोजगारी का आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक सितंबर में बिहार में बेरोजगारी दर 11.9% रही। यह राष्ट्रीय औसत दर 6.6% से 5.23% अधिक है। देश के 10 राज्यों में बेरोजगारी का आंकड़ा 2 अंकों में है। बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड और हरियाणा टॉप पर हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 22.3% और हरियाणा में यह 19.7% रही। 13 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा बेरोजगारी दर है। विशेषज्ञ इसके लिए मौसमी मांगों के बाद काम में कमी, रोजगार गारंटी योजना के जरिए कम रोजगारों का आवंटन और तालाबंदी के पूरी तरह खुलने के बाद भी सर्विस और औद्योगिक सेक्टरों का मांग की कमी के चलते पूरी तरह से पटरी पर न लौट पाना जैसे कारण माना जा रहा है। वर्तमान में चुनावी दंगल का सामना कर रहे बिहार में बेरोजगारी एक विकराल समस्या तो है, लेकिन क्या यह चुनावी मुद्दा बन पाएगा? वैसे चुनाव सिर्फ राजनीतिक रुझान का पता नहीं देते, बल्कि इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हालात का भी आईना दिखाती है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण की 71 सीटों के लिए मैदान में उतरे 35% यानी 375 उम्मीदवार करोड़पति हैं। यह तथ्य बिहार की विडंबना को गहराई से उजागर करता है। ये आंकड़े बताते हैं कि चंद महीने पहले जिस प्रदेश के लाखों लोग गरीबी के कारण पैदल ही अपने गांव के लिए सड़कों पर निकल पड़े थे, उसके प्रतिनिधि कितने संपन्न लोग हैं। जिस राज्य में सार्वभौम गरीबी का स्तर 46.70% हो, बिहार की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 3650 रुपये, जो राष्ट्रीय औसत आय 11,625 रुपये का 1/3 है। यहाँ 52.47% अशिक्षा है। वहाँ की राजनीति में आर्थिक रूप से संपन्न तबके का दबदबा स्थापित हो जाए तो यह स्थिति जनतंत्र से ज़्यादा धनतंत्र की ताकत को दर्शाता है। हमारी सरकारी नीतियों में जन संवेदनशीलता की कमी के पीछे बड़ी वजह यह भी है। लाजमी है, बिहार के ज़्यादातर नेता तो करोड़पति हैं, मगर उनके मतदाता पेट भरने के लिए
दूसरे राज्यों में भटकने को मजबूर है। गरीबी और बेरोजगारी को समस्या से आगे बढ़कर चुनावी मुद्दा नहीं बनने दिया जाता और चुनाव की बिसात जाति के मोहरे से लड़ी जाती है। इस खेल में हर बार जनता हारती है और सियासत जीतती है। अब बात करते हैं ताज़ा विश्व भूख सूचकांक 2020 को जिस 4 मापदंडों पर बनाया गया है उनमें पहला है भोजन में समुचित कैलोरी, जबकि बाकी तीनों भी भोजन और उसके अभाव में पैदा होने वाले कारकों के आधार पर बनाए गए हैं, जैसे बच्चों का कद छोटा होना, उम्र से कम वजन होना और बाल मृत्यु। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में कैलोरी व पोषक तत्वों का भोजन में शामिल न होना और गंदगी के कारण बच्चों का बार बार डायरिया का शिकार होना बाल मृत्यु का प्रमुख कारण है। इस सूचकांक के अनुसार हमें 107 देशों में 94 स्थान पर हैं, जबकि एक साल पहले 119 देशों में 102वें स्थान पर थे, यानी पहले से भी बदतर। क्या कोई सभ्य समाज ऐसे लोकतंत्र को जनता का शासन मान सकता है? इस दौरान सरकार के पास अनाज उसकी भंडारण क्षमता से दुगना था और जो अनाज 19 रुपये किलो किसान से खरीदा गया उस पर रखरखाव का खर्चा 18 रुपये पड़ने लगा। आज़ादी के 70 साल बाद भी अनाज के पर्याप्त उत्पादन के बावजूद देश की हालात सहारा क्षेत्र वाले अफ्रीकी देशों के समकक्ष दिखाई दे रहा है, तो दोष सत्ता के प्राथमिकता का है। विश्व बैंक और यूनिसेफ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी शुरू होने के पहले से ही दुनिया का हर छठा बच्चा गरीबी में जी रहा था। आकलन के अनुसार करीब 35 करोड़ बच्चे गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र निकाय ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि महामारी के प्रकोप के बाद यह संख्या और बढ़ने की आशंका है। जाहिर सी बात है कि भारत में गरीबी बढ़ी है, अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब पेट के आगे बुझाने से भी वंचित हैं। कोरोना जनित तालाबंदी 2 करोड़ वेतन वाली नौकरियां और असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ लोगों की रोजी खत्म कर दिया। समस्या देश के आर्थिक मॉडल की है, जिसमें जीडीपी तो बढ़ती है पर मानव विकास सूचकांक नहीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना वादा करती है कि सबको अवसर की समानता होगी, लेकिन सन 2000 में देश के 1% ऊपरी वर्ग के पास देश की 37% पूंजी थी। 2005 में बढ़कर यह 43% हो गई, 2010 में यह 48%, 2014 में 58% और अब 2020 में यह 62% हो गई है। मतलब स्पष्ट है कि 99% लोग समान अवसर मिलने के बावजूद लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट बताती है कि भारत में यह असमानता आगे और बढ़ेगा। एक बार फिर बात बिहार के चुनाव और उसमें रोजगार और नौकरी पर छिड़े सियासी बहसों पर। यहाँ बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जो कि समय समय पर चुनावी मुद्दा बनते बनते रह जाती है। रिजर्व बैंक की 13 अक्टूबर 2020 को जारी हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी नामक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के शहरी इलाके में 1993-94 में 1000 पर 71 बेरोजगार थे, लेकिन 2018-19 में यह संख्या 105 हो गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1993-94 में 1000 पर 16 लोग बेरोजगार थे। वहीं 2018-19 में 1000 में 102 लोग बेरोजगार हो गए। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है। बिहार के प्रवासी मजदूर द्वारा पलायन की दर्दनाक कहानियां और उसमें राज्य सरकार की शर्मनाक भूमिका के बावजूद यदि सरकार की सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यह राजनीति में विकल्पहीनता का परिणाम है। ऐसे में क्या देश में लोकतंत्र के लिए गहराते संकट का मुकाबला संसदीय राजनीति के चुनावी मैदान में होगा या कि लोकतंत्र की रक्षा का धर्मयुद्ध जन आंदोलन की राजनीति के जरिए सड़क पर लड़ा जाएगा? परिस्थितियां जब हद से ज़्यादा खराब हो जाती है, सत्ता जब वोट की राजनीति में जन सरोकार को खत्म कर दे, तब जनता हताशा में आत्महिंसा करती है और राजनीति ने लोगों को स्वीकार करा दिया है कि बेरोजगारी के लिए वह खुद जिम्मेदार है, सरकारी नीतियां नहीं। हम अपना छाती खुद पीट रहे हैं। लाखों लोगों की ऐसी मानसिक हालात राजनीति के लिए एक चुनाव की जीत मात्र नहीं होती, बल्कि इसके जरिए वे करोड़ों दिमाग पर लंबा राज करते हैं। CMI
के अनुसार फरवरी 2021 तक बिहार में बेरोजगारी की दर 11.5% थी, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 6.9% था। 26.4% के साथ हरियाणा देश में पहला स्थान पे, जबकि 25% के साथ राजस्थान इसके दूसरे स्थान पे था। इसी के साथ महंगाई दर मार्च 2021 में 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। थोक महंगाई 7.39% पर पहुंच गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण राज्यों द्वारा लगाए जा रहे तालाबंदी के कारण सीएमआई के अनुसार 11 अप्रैल 2021 को समाप्त हफ्ते में शहरी बेरोजगारी 10%, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8.58% पर पहुंच गई है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के पलायन के बाद सरकार ने उनकी मैपिंग के लिए उनके मूल राज्य, जाति, पेशा और अन्य ब्यौरे के लिए एक पोर्टल शुरू किया, जिसमें अब तक 8 करोड़ मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन किया है। पोर्टल में यह जानकारी मिली है कि खेत मजदूरों का एक बड़ा वर्ग खेती के सीजन के बाद शहरों में कमाने चला जाता है। बहरहाल इनमें से 92% की आय 10,000 रुपये महीने से कम है। इन आंकड़ों से एक बात साफ है कि संविधान में समानता का अधिकार देने, आरक्षण की व्यवस्था और 70 साल से अधिक की आज़ादी भी दबे कुचले को ऊपर नहीं ले पाई है। आज भी एक बड़ा वर्ग खेत मजदूर होकर अभाव का जीवन जीने को मजबूर है। असंगठित क्षेत्र में होने के कारण आपदा के समय सबसे अधिक शिकार यही लोग होते हैं, जैसे कोरोना के कारण लॉकडाउन में। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कुपोषण से पहले भूखमरी पर तत्काल योजना बनाकर कोर्ट को सूचित करे। कोर्ट का मानना है कि जगह जगह पर मुफ्त सामुदायिक किचन शुरू करना कल्याणकारी राज्य का दायित्व है। और अंत में नागार्जुन कहते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।